नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं। और ये वो 30 प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, और इस 30 प्रश्न से बाहर प्रश्न आप लोग को पूछा ही नहीं जाएगा। 100% इसकी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बस इस 30 प्रश्न को कवर कर लेना, अब बिल्कुल अच्छी तरह समझ में अभी आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए ना, टेलीग्राम में जाके सर्च करना आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा। अब देखिए, प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सटीक सा आंसर करना है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब नहीं समझ में आया, मान लिया जाए एक गांव का प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये गांव का जो है, मान लिया जाए इसका जो है आय कमाई जो है, पूरे गांव का जो कमाई है मान लो 400 रुपया है, ठीक है। और इस गांव में जो है 200 आदमी है, तो दोनों को भाग दे दिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब एक व्यक्ति का जो आय है, इनकम है, क्या है, 2 रुपया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल जो आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसलिए प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। समझ में आ गया, कितना सटीक सा था, बिल्कुल अच्छी तरह से। और आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा VVI है, लॉलीपॉप है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछ देगा, ठीक है। खूनी रविवार क्या है, ठीक है। अब चलिए उत्तर किस प्रकार लिखना है। सन 1905 ईस्वी में खूनी रविवार कब हुआ था, 1905 ईस्वी को, ठीक है। सन 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस की बुरी तरह पराजय हुई। इस पराजय से रूस का जो है आर्थिक हालत खराब हो गया। अब रूस के लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो 1905 ईस्वी में लोगों का एक समूह ने, जो लोगों का जो समूह था, समूह ने रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगा। लेकिन उसी वक्त जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन जो था रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न। साहब जी, आप लोग के लिए सिर्फ बवाल प्रश्न हम लाते हैं, ठीक है, जो पूछा जा सके, फालतू वाला प्रश्न नहीं करना है, ठीक है। दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो आइए बिल्कुल समझिए। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को वे अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा या नमक यात्रा पर निकले। दांडी यात्रा पूछे या नमक यात्रा पूछे, ये चिपका देना है। तो दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्हें समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। और आज की डेट में नमक का जो भाव है 10 रुपया 15 रुपया एक्सेस जाता है, इसी वजह से, नहीं तो ये भी 80-90 पहुंच जाता है, जिस तरह कड़वा तेल का दाम बढ़ गया है। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। यह आंदोलन शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। दांडी यात्रा का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना ही था। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। बस अगला प्रश्न करते हैं और आइए देखते जाइए कितना भी है, आप लोग वो समझते चलते हैं, ठीक है। जो बच्चा पढ़ते होंगे और जो क्वेश्चन बैंक उल्टाते हैं उनको पता होगा, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1967 से 68 में हुई थी, और हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन भारत में इसका जनक SM स्वामीनाथन। इसके अंतर्गत कृषि में आधुनिक तकनीक, रासायनिक खाद उर्वरक, उन्नत बीजों, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के उपयोग से फसल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसलों की प्रति हेक्टर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। हरित क्रांति से आप लोग समझ गए कि इस प्रकार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, ठीक है।
आते हैं हम फिर देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। 30 प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। तो वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय का एक महत्वपूर्ण और अति प्राचीन काल से प्रचलित स्वरूप है कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, अर्थात किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कब आया मैं आपको बता दूं। जिस समय सिक्के नहीं थे, पैसे नहीं थे, नोट नहीं थे, ठीक है, उस समय क्या होता था, आपके पास मक्का है, ठीक है, और मेरे पास गेहूं है। अब देखिए मक्का मेरे पास है और गेहूं आपके पास है। अगर मुझे गेहूं खाने का मन होगा, आपके पास जाएंगे, रे भाई आप मक्का ले लो, हमको गेहूं दे दो, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है तुम मक्का लेके आओ, हम गेहूं दे देंगे। तो यही हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की अदला बदली मतलब आदान प्रदान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल सटीक सा आंसर लिखना है, ठीक है। 6ठे नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। तो राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना। अब मान लिया जाए हम लोग गांव में प्रोग्राम बनाए कि हमको सरस्वती पूजा करना है तो चंदा ले लिए, तो ये इस तरह के मतलब एक दल बना लिए कि ये सब तुम्हारा जो काम है चंदा लेना है, हम लोग का काम है बाहरी काम करना है, तो एक राजनीतिक ही हो गया, ठीक है। राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित हो, ठीक है। अगर राजनीतिक दल कार्यकलापों से संबंधित हो तो उसे हम लोग राजनीतिक दल कहेंगे। और किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करने के लिए हम लोग एकजुट होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना आदि, ये सारी चीजें। आइए 6ठे नंबर प्रश्न तो हो गया, अब 7वें नंबर प्रश्न को करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जल संसाधन के क्या उपाय हैं, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं ये बताना, उपयोग लिखा हुआ, ठीक है। तो जल संसाधन के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से इसका आंसर लिखा है। पहला हो गया फसलों की सिंचाई में, दूसरा हो गया घरेलू कार्य एवं पेयजल में, तीसरा हो गया कारखानों में, और चौथा हो गया जल विद्युत उत्पादन में तथा परमाणु संयंत्र के शीतलन में, मत्स्य पालन, ठीक है, वनकी इत्यादि में, ये सारी चीजें, ठीक है। 5 आप लोग को लिख देना है। आइए फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बतावे। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। काका है कि बांध बनाकर नदी के पानी के बहाव को नियंत्रण करना। इधर नदी है तो यहाँ पे हम लोग बांध बनाते, इधर अपन बस्ती रहता है, ठीक है। नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना, घर ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए, अत्यधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी में ना जा सके। अभी बांध है, बांध के ऊपर क्या लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, देखते हैं नहीं, रोड है तो रोड के बगल बगल में पेड़ पौधा, ताकि बाढ़ भी आए ना तो पानी यहाँ से, पानी अगर यहाँ आ जाए तो उसका जो वृक्ष होता है मिट्टी को जकड़ के रखता है ताकि अपने साथ बहा के ना ले जाए। और 5वां लिख देना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बहुमंजिला भवन बनाना चाहिए जहां बाढ़ रहित सामग्री रखी जा सके तथा लोग शरण ले सके वहां पे, ठीक है। बहुमंजिली बनाना चाहिए, बहुत सारे घर बनाना चाहिए ऊंचे स्थल पे, जहां बाढ़ अगर आ जाए तो वहां पे वैसे सामग्री होना चाहिए जहां पे लोग जाके अपना गुजारा बसारा कर सके, ठीक है। आइए 90 नंबर प्रश्न को करते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है कि एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप में किया जाता है। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसके द्वारा जीवन के ऐसे उच्च एवं अधिक सुमत स्तर की वास्तविक सिद्ध की आशा की जाती है जिससे श्रेष्ठतम
कृषि तथा समृद्धि जीवन संभव हो सके। समझ में आ रही बातें। 10वें नंबर प्रश्न को करते हैं, भारत की नदियों प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो नदियों के जल प्रदूषण होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला हो गया औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में गिराया जाना, शहरी मलजल जो होता है एवं कचरे को नदियों में गिराया जाना। तो लेटरिन बाथरूम का जो भी पाइप रहता है नाला में दे दिया जाता है और नाला कहाँ चला जाता है, समंदर में, ठीक है, नदियों में चला जाता है। भारत की नदियां प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। बिल्कुल आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर नदियों के जल प्रदूषण होने का प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्टों, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, अपशिष्ट जो बचे होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, भेज देते हैं, नदी में गिराया जाता है। और शहरी जो क्षेत्र होते हैं मल जल एवं कचरा को कहाँ गिराया जाता है, नदियों में गिराया जाता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को आइए। 11 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में संक्षिप्त विवरण दे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से 2 प्रश्न यहाँ पे निकलता। पहला तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, यदि सब्जेक्टिव में आवे तो ऑब्जेक्टिव में आवे तो आप लोग लिख सकते हैं जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, अमृतसर में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग वैसाखी के दिन, ठीक है, एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर के सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचे और प्रवेश द्वार बंद कर दिए और निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए तथा हजारों लोग जो है जख्मी भी हो गए। समझ में आ गई बात। आइए 12 नंबर प्रश्न करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन। बहुत VVI प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 30 जो प्रश्न बता रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी तक हम एक बात नहीं बोले थे, वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 30 मिनट का जो टारगेट है हमारा 30 प्रश्न बताने का है, ठीक है। 30 मिनट में 30 प्रश्न आप लोग को कवर करवाएंगे। वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ठीक है। आइए, क्योंकि टाइम ज्यादा होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। वनों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा 1970 के दशक में चिपको आंदोलन किया। यह आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड प्रांत से प्रारंभ हुआ था। यह पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया आंदोलन था और जंगलों में व्यवसायिक आधार पर वृक्षों की कटाई विरोध में यह आंदोलन किया गया था। गांव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। अब देखिए यहाँ पे गया था, वहां पे काटने के लिए वृक्ष वगैरह, वहां पे जो महिला वगैरह थे वृक्ष से जाकर चिपक गया, बोला नहीं काटने देंगे, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा हम काटने नहीं देंगे। चिपको आंदोलन का इस तरह वर्णन कर सकते हैं। और कब हुआ था, 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका का वर्णन करें। तो मेजनी एक सेनापति, दार्शनिक, सत्य साहित्यकार तथा गणतंत्र का समर्थक था। वह राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर अपने कार्बोनारी का सदस्यता ग्रहण किया और 1831 ईस्वी में स्थापित यंग इटली संस्था के माध्यम से संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास किया और चार्ल्स एल्बर्ट और पॉप की वजह से वह असफल रहा। किसके वजह से, चार्ल्स एल्बर्ट और पॉप के वजह से, ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट और पॉप की वजह से वह असफल रहा। अतः मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। आइए 14 नंबर प्रश्न को करते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों तथा ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है और इस प्रकार की खेती जो होती है पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे 14 नंबर प्रश्न। आइए 15 नंबर प्रश्न को करते हैं। नगर निगम के मुख्य 4 कार्यों का वर्णन करें। लिखना उत्तर में नगर निगम के 4 प्रमुख कार्य जो है निम्नलिखित है इस प्रकार से। स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना, नगरीय क्षेत्र होते हैं क्षेत्र में कूड़ा तथा गंदगी की सफाई करना, नगर क्षेत्र में नालियां, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करना एवं देखभाल करना, चिकित्सा केंद्रों को स्थापित करना, गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करना। छठा है विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे शिशु केंद्र,
वृद्धाश्रम केंद्र स्थापना और देखभाल करना। ये किसका काम है? नगर निगम का काम है। ठीक है, हालांकि इतना तो नहीं करते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को करते हैं। एटीएम क्या है? तो आर्थिक विकास के दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक का एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटीएम। प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। इसका अर्थ स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, इसका हिंदी होता है अर्थ स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने का सेवा प्रदान करती है। एटीएम में जाते हैं, पैसा एटीएम डालें और पिन डालें और आराम से पैसा लेके चल दिए खाना पीना करने। आइए 17 नंबर प्रश्न को करते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? तो आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाते हैं और आतंकवाद की समस्या आज विश्व के सभी देशों में व्याप्त है। अतः आज जरूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल किया जाए। ठीक है, और आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। तो बिल्कुल आप लोग प्यारे दोस्तों समझ ही गए होंगे। यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना है, ठीक है, और उस स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर समझिएगा। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का संवहन या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं, सेवा, प्रौद्योगिक पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का निर्वाह प्रवाह हो सके। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का संवहन या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं, सेवा, प्रौद्योगिक पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का निर्वाह प्रवाह हो सके। ठीक है, आइए 19 नंबर। ठीक है, और ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा लॉलीपॉप है, VVI। ठीक है, भूकंप तथा सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न 100% आएगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करना है, शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। ठीक है, तो जितना मैंने टारगेट लिया है 30 मिनट में 30 प्रश्न करवाना है तो करवाएंगे। भूकंप, जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण धरती पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है, तब इसे भूकंप कहा जाता है। जब धरती के आंतरिक गतिविधियों के कारण धरती पे अचानक कंपन मतलब वाइब्रेट होने लगता है, तब उसे भूकंप कहते हैं। आइए सुनामी के बारे में समझाते हैं। सागर या महासागर के भीतर अचानक जब तेज हलचल होने लगती है, लहर उठने लगती है, तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती है जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है, और इन्हीं लहरों के रेल की सुनामी कहते हैं, रेले की सुनामी कहते हैं या सुनामी कहते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ गए। सुनामी कहाँ से आती है? भूकंप कहाँ से आती है? पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण धरती पर अचानक कंपन आना। ठीक है, और सुनामी में क्या लिखेंगे? सागर या महासागर के भीतर अचानक बड़ी तेज हलचल होने लगती है और उसमें उफान उठता है, तो ऐसी लंबी और ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती है जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। तो इन्हीं लहरों के को क्या कहते हैं? हम लोग सुनामी कहते हैं। बिल्कुल। 20वें नंबर प्रश्न को देखिए। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं को एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी नागरिक जो है सभी की आर्थिक क्रियाओं का योग्य है। ठीक है, समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये भी टॉप अप प्रश्न है। क्रेडिट कार्ड क्या है? VVI प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा VVI। क्रेडिट कार्ड, जैसे आपको मैंने बताया था एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो एटीएम भी डालते हैं तो पैसा निकल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है आप लोग समझ लीजिए। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके अंतर्गत ग्राहक वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी शाखा को एक राशि निर्धारित करती है। आपको क्रेडिट कार्ड दे दिए 4 लाख का, तो आप 4 लाख का शॉपिंग कर लीजिए, आज वो कर लीजिए, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से
निर्धारित धन राशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग 22 नंबर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाली लाभ तथा हानि का वर्णन करें। तो देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ जो है निम्नलिखित है। जल विद्युत उत्पादन, नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनना। पर्यटक किसको कहते हैं? जो घूमने फिरने आते हैं बाहर से, ठीक है। 5वां हो गया मिट्टी का कटाव का रोकना। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से निम्नलिखित हानि क्या होता है? तो विस्थापन की समस्या, भूकंप का खतरा बढ़ जाता है और मिट्टी में लवणता का बढ़ना, ठीक है, लवणता का बढ़ना, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे। आइए 23 नंबर प्रश्न को करते हैं। सत्ता की समझदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की समझदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता की सारी शक्तियां स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र समाज के विभिन्न समूह एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूह के हितों एवं जरूरतों को सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकराव को दूर किया जाता है तथा देश के प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। आइए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? तो उत्तर समझिएगा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफ आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इस आंदोलन में असहयोग एवं बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया और शहरी क्षेत्र के लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, और किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन रहा जिसमें लोगों ने इसमें भाग लिया और साथ देके आगे तक इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। 25 नंबर प्रश्न को करते हैं और 25 नंबर में है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या क्या है? तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव तो कन्फर्म समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है 2 नंबर कन्फर्म समझिए, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कृषि आता है, ठीक है। कृषि कौन सा क्षेत्र में है? तो ऑप्शन रहेगा प्राथमिक क्षेत्र, मार दीजिएगा। इसके साथ साथ पशुपालन, मछली, मुर्गा पालन भी आते हैं, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पहला ग्रामीण याद रखना है। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को भी कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा आ गया तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का होता है। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, नौकरी हो गया, शिक्षा हो गया, ये सारा चीज तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। बैंक अगर आपके गांव में है तो मतलब बैंक आपकी सेवा कर रही है, ठीक है। भले आपका उसमें पैसा है तो सेफ वही रखते हैं और आप लोग को जरूरत पे वही पैसा देते हैं। बीमा लाइफ टाइम जो बीमा होता है वो भी, परिवहन भी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो सुविधा दिया जाता है भले हम उनको पैसा देते हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। आइए 26 नंबर प्रश्न को कवर करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर समझिएगा। भारतीय क्रांतिकारियों को की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया और इस एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाकर विशेष न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता था और साथ ही न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता था। भारतीय ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया और जगह जगह पर हड़ताल और हिंसा हुई। तो बिल्कुल आप लोग समझना मेरे दोस्त, अभी भी वही हो रहा। पुलिस चाहे किसी को उठा ले और उसे दोषी साबित कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये कानून अपराध है। तो रॉलेट एक्ट जो था, भारतीय क्रांतिकारी जो बढ़ते जा रही थी, देश के प्रति हित में अपने काम करते थे, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया और इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी के संदेह में उसे गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जाता था और न्यायालय द्वारा
दंडित किया जाता था और साथ ही न्यायालय के फैसले विरुद्ध अपील नहीं किया जाता था। न्यायालय का जो फैसला हो गया वही होता, और इसे भारतीय लोगों ने काला कानून कहकर इसका विरोध किया और जगह जगह पर हड़ताल एवं हिंसा भी किया। समझ में आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। आइए 27 नंबर प्रश्न को करते हैं। भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय निम्नलिखित करें, ठीक है, या उल्लिखित करें, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय का उल्लेख करें, लिखना है। जो भूकंप के प्रभाव को कम करने वाला 4 उल्लेख जो है निम्नलिखित है, इस प्रकार लिखना है। फिर भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए जहां भूकंप अधिक होता है। तो भूकंप पर नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों को स्थापित करना है। भूकंप महसूस होते ही क्या करना है, घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चल जाना है। और सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों से लोगों को जागरूक करना है। तो भूकंप आते ही आपके मम्मी पापा बोलते हैं बाहर चलो बाहर चलो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर भूकंप हो रहा है और आप घर में हैं तो ये घर गिर भी सकता है, क्योंकि ये यही हिल रहा है, पृथ्वी हिल रहा है, तो ये गिर भी सकता है। अगर आप लोग बाहर चले गए इस फील्ड में, कहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ गिरने का चांस नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी इधर से उधर होगा, हम लोग घुलटेंगे फुलटेंगे, ठीक है। आइए 28 नंबर प्रश्न को करते हैं। देखिए कितना फास्ट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और 30 मिनट में 30 प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर करना है। भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याएं निम्नलिखित है। पहला हो गया, भारत में शिक्षा का अभाव है अभी भी, और अब कुछ तो थोड़ा सा पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी है। गांव ग्राम में जाइएगा तो बहुत सारे मूर्ख मिल जाते हैं जो जिसे शिक्षा का अभाव है, जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। दूसरा हो गया, हमारे देश में सामाजिक समता के जगह धर्म ऊंच नीच का भेदभाव अधिक है और अभी भी है, पहले तो और ही ज़्यादा था। भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। पैसा लेके, दारू लेके, साड़ी लेके ये सब पे वोट कर दिया जाता है, अतः मतदान का दुरुपयोग होता है। चौथा, भारत में आर्थिक समानता का अभाव भी है। आइए 29 नंबर, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। इसमें केवल ना वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। और वुडलैंड आयोग के अनुसार विकास का वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं आदि से समझौता किए पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हमने तो पहले ही बता दिया आपको 30 मिनट में 30 प्रश्न, अभी 30 मिनट हुआ भी नहीं है। सुनामी के 3 प्रमुख प्रभावों को बताएं। तो सुनामी के 3 प्रमुख प्रभावों का निम्नलिखित है। पहला हो गया, सुनामी लहरें अत्यंत विनाशकारी होते हैं जिससे जान माल की बहुत नुकसान होते हैं। दूसरा हो गया, सुनामी की लहरें से भयंकर बाढ़ आ जाती है, तट पर स्थित नाव, जहाज, बस्तियां बर्बाद हो जाती है। चौथा हो गया, सुनामी लहरों से संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। पांचवा हो गया, सुनामी लहरों से वृक्षों का काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने वादा के मुताबिक आप लोग को आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करवाया, और 30 प्रश्न क्वेश्चन जो आप लोग देखे होंगे जो बच्चा, वो मुझे कमेंट करना कि इसमें से ऐसा कोई प्रश्न लगा जो आपको लगा फालतू का दे दिए हैं सर। बिल्कुल भी आइए, इससे 30 प्रश्न से ना एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 100% आप लोग को 30 नंबर मिल सकता है इसको देखने के बाद। अगर अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग को एक लाइक ही तो करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात तो आप लोग शेयर तो खुद कर देंगे एक दूसरे के साथ, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो और भी इससे अधिक वीडियो लाऊं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, स्वस्थ रहें और मस्त भी रहें। 30 मिनट पूरा भी नहीं है अभी तक, ठीक है। मैंने सोचा पूरा दूं, चलिए कोई नहीं।